नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1 पूर्णांक, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों के गुण पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं। हमने पहले की जो क्लास थी उसमें हमने एक कंप्लीट सीखा था कि पूर्णांक क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कक्षा 6 में हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। क्या होती थी पूर्ण संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। वो क्या कहलाती थी? पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती थी बेटा? पूर्ण संख्याएं। और यदि इन पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या शामिल कर दी जाए, क्या शामिल कर दी जाए? माइनस वाली संख्या शामिल कर दी जाए तो ये क्या बन जाता था? ये बन गया था पूर्णांक। ठीक है, तो ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं वो क्या है? आपके पूर्णांक। अभी पूर्णांकों के गुण पढ़ेंगे और गुण है पहला समवृत्त गुण, क्रम विनिमय गुण, सहचार्य गुण, वितरण गुण। ये 4 गुण हम पढ़ने वाले हैं। अब बेटा गुण जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग के अंतर्गत। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। बाकी की जितनी भी प्रश्नावली आएगी उनके लिए ये सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समवृत्त गुण की। अब समवृत्त गुण को हम चारों पर देखेंगे, प्लस पर देखेंगे, माइनस पर देखेंगे, मल्टीपल पर देखेंगे और डिवाइड मतलब भाग पर देखेंगे, चारों पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं योग के अंतर्गत समवृत्त, योग के अंतर्गत समवृत्त गुण। ठीक है, तो देखो योग के अंतर्गत पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो समवृत्त होती हैं या फिर नहीं होती है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कक्षा 6 में हमने क्या पढ़ा था कि दो पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या आती है। मतलब अगर मैंने 2 में 3 जोड़ा कितना है बेटा? 5। 2 क्या है? पूर्ण संख्या। 0 से उधर वाली संख्या पूर्ण संख्या है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या। और 5 भी क्या है? पूर्ण संख्या। यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होती है वो भी क्या प्राप्त होती है? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये जो योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं क्या होती थी? समवृत्त होती थी। अब क्या यहाँ पर पूर्णांक भी समवृत्त होते हैं ये हम देखेंगे। तो मैं 2 पूर्णांकों का योग करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जोड़ लिया 2 + 7 बराबर कितना होता है? 9 होता है। अब ये देखो 2 क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि जो भी सबके सब पूर्णांक है, सभी नंबर पूर्णांक है। 7 क्या है? ये भी पूर्णांक है। और 9 क्या है? ये भी पूर्णांक है। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे -3 + 7। ठीक है, अब देखो ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, जब 2 अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा आपको बाकी करनी है। देखो 7 में से कितने घटाएंगे? 3। 7 में से 3 के कितने बच गए? 4। ठीक है, अब देखो यार ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, क्योंकि माइनस वाला नंबर भी पूर्णांक होता है और प्लस वाला नंबर भी पूर्णांक होता है। कहने का मतलब यूँ है कि 2 पूर्णांकों का जब आप योग करते हो तो हमेशा क्या प्राप्त होता है? एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो पूर्णांक हैं वो योग के अंतर्गत क्या होते हैं? समवृत्त होते हैं। मतलब ये वाला नियम यहाँ लागू होता है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या होते हैं? समवृत्त होते हैं। मतलब ये गुण यहाँ लागू समवृत्त होते हैं, मतलब ये वाला गुण यहाँ पर लागू होता है। कैसे? 2 पूर्णांकों का योग हमेशा क्या आएगा? एक पूर्णांक ही आता है। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया समवृत्त में। अब नंबर 2 है व्यवकलन के अंतर्गत। व्यवकलन के अंतर्गत, व्यवकलन मतलब बाकी, व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त गुण। क्या यह गुण व्यवकलन में भी लागू होता है? ये हम देखेंगे। तो हम 2 संख्याएं लेते हैं, जैसे मैंने लिया आपके 7 और व्यवकलन मतलब माइनस करेंगे कितने से? 4 से। तो बताओ बेटा कितना आएगा? 3 आएगा। हम करेंगे माइनस, ठीक है ना? तो ये आगे कितना? 3। एक नंबर और लेके देखते हैं 7, ये कोई और ले लेते हैं 20, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 4। ठीक है,
देखो 20 का तो 20 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। जब माइनस को अंदर माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। कितना 4, तो बताओ कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, और नंबर ले सकते हो आप कोई सा भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है पूर्णांक, ये भी क्या है पूर्णांक, और ये भी क्या है पूर्णांक। यहाँ हम देखेंगे ये क्या है पूर्णांक, ये भी क्या है पूर्णांक, और जो नंबर आया वो भी क्या है पूर्णांक। यानी कि दो संख्याओं का जब हम व्यंकलन करते हैं बाकी करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। दो पूर्णांकों का जब हम व्यंकलन करते हैं बाकी करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का व्यंकलन, पूर्णांक व्यंकलन के अंतर्गत क्या होते हैं, संवृत होते हैं। मतलब ये वाला गुण भी यहाँ पर लागू होता है। तो क्या लिखोगे, पूर्णांक व्यंकलन के अंतर्गत व्यवकलन, व्यवकलन के अंतर्गत क्या होते हैं, संवृत होते हैं। समझ में आ गया। यानी कि कोई से भी दो पूर्णांक ले लो और उनका व्यंकलन करो तो आपको हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। अब इसी का तीसरा गुण है आपके, अब वो देख लेते हैं गुणा पर। कहाँ पे देखोगे, गुणा पर, तो क्या लिखेंगे, गुणा के अंतर्गत संवृत गुण, गुणा के अंतर्गत संवृत गुण। ठीक है, यहाँ पर देखो गुणा में संवृत गुण लागू होता है या नहीं होता है, तो देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर 5 को गुणा किया 4 से तो कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि मैंने 3 को गुणा किया -2 से तो कितना प्राप्त होता है, देखो माइनस को प्लस से गुणा करने पर आता है माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, और उदाहरण ले लो, मैंने -20 को गुणा किया 3 से, देखो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, कितना हो गया 60। देखो यहाँ पर ये 5 क्या है पूर्णांक, 4 क्या है पूर्णांक, और 20 भी क्या है पूर्णांक ही है, क्योंकि सभी नंबर किस में आते हैं, पूर्णांक में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, यानी कि 3 भी पूर्णांक, -2 भी पूर्णांक और -6 भी पूर्णांक, 20 भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक और 60 भी क्या है आपके पूर्णांक है। कहने का मतलब यूँ है, दो पूर्णांकों को गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। मतलब ये वाला जो रूल है वो गुणा के अंतर्गत भी लागू होता है। मतलब क्या लिखोगे, पूर्णांक गुणा के अंतर्गत, गुणा के अंतर्गत क्या होते हैं, संवृत होते हैं। मतलब ये वाला नियम यहाँ पर भी काम करता है। ठीक है, अब जो तीसरा है, चौथा है, मतलब नंबर 4, वो भाग के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत संवृत गुण। अब देखो ये चीज भाग में भी लागू होती है, क्या, संवृत गुण। ठीक है ना, भाग के अंतर्गत संवृत गुण। अब तक आप लोगों ने कहाँ देखा, गुणा में देखा, जोड़ में देखा, व्यंकलन में देखा, भाग में देखेंगे। अब देखो जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, यहाँ पर ले लिया 4 और इसमें भाग दिया 2 का, कितनी बार दिया, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 बार ही जाएगा ना। अगर मैंने मान लो नंबर ले लिया 1 और भाग दिया मैंने 2 का, तो भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो अगर 1 में 2 का भाग करोगे क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, यहाँ लगा देंगे 0 पॉइंट और यहाँ क्या कर जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बार, तो भाग कितनी बार गया, 0.5 बार। ठीक है ना। अब बताओ बेटा 0.5 पूर्णांक संख्या है क्या, दशमलव वाली कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब जब हम दो पूर्णांकों का भाग करते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब नहीं भी हो सकती तो संवृत गुण यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो क्या लिखोगे, पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो पूर्णांक है वो योग में, व्यंकलन में और गुणा में संवृत होते हैं,
भाग में समृद्ध नहीं होते हैं। तो ये आपके पहला हो गया समृद्ध का गुण। अब पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुण। पहले इसको अच्छे से उतारो, पढ़ते हैं। देखो दूसरा जो गुण है वो है क्रम विनिमय गुण। अब इनको भी सभी के अंदर देखेंगे जैसे हमने उसमें देखा था। तो नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे हम योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण आपको लिखना है, ठीक है ना, योग के अंतर्गत। अब देखो बेटा योग में क्रम विनिमय मतलब क्रम चेंज करना। जैसे कैसे, जैसे पहले a प्लस बी, क्या करेंगे b प्लस a, ठीक है, ये करके देखते हैं। क्रम चेंज, क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलना है ऐसा। तो जैसे a का मतलब है 2 और b का मतलब है 3, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, b का मतलब कितना है 3 और a का मतलब कितना है 2, ठीक है। तो 2 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 2 भी कितना हो गया 6, ठीक है। देखो दोनों बराबर आते हैं तो क्रम विनिमय का गुण लागू होता है, और दोनों बराबर नहीं आते हैं तो क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। जैसे एक नंबर और लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ -5 प्लस का 2, ठीक है। तो a का मान -5 और b का मान 2। तो बताओ b का मान 2 प्लस a का मान कितना है -5। अब देखो ये तो है -5 और ये प्लस का 2। अगर दोनों अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा, बाकी होगी हमेशा। बताओ 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3, और किसका बचेगा माइनस का। अब यहाँ देखो 2 का तो 2, प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस का 5, माइनस का 3 बराबर 2 में से 5 घटाओ कितना आएगा 3 आएगा, किसका आएगा माइनस। मतलब यहाँ भी क्या आया आपके बराबर आया, बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक, जो पूर्णांक है वो योग के अंतर्गत क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखोगे, पूर्णांक योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं। मतलब ये वाला नियम यहाँ पर लागू होता है। आप और नंबर लेकर और संख्या लेकर प्रयास कीजिए, अगर ये दोनों पक्ष बराबर आए तो ये वाला गुण यहाँ पर लागू होता है। तो ये किसके लिए हो गया, क्रम विनिमय गुण हो गया योग के लिए। अब नंबर 2 पे है व्यवकलन के लिए। व्यवकलन मतलब बाकी के लिए। व्यवकलन के लिए कौन सा गुण, क्रम विनिमय गुण। अब बेटा व्यवकलन में देखो यहाँ प्लस था तो हम व्यवकलन में क्या कर देंगे माइनस। जैसे कैसे a माइनस बी, क्या करेंगे b माइनस a। अब चेक करते हैं, मान लो a का मान तो ले लिया मैंने 2 और b का मान ले लिया मैंने 4, गुणा लगा के देखते हैं। a का मान तो है 2 माइनस b का मान 4, b का मान कितना है 4 और माइनस a का मान कितना है 2। तो देखो 2 में से 4 घटाओ कितना बच गया 2 बचेगा ना, और 2 किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। अब यहाँ देखो 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 2, किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या किसकी है प्लस की। बताओ दोनों बराबर आए क्या, नहीं आए, नहीं आए। इसका मतलब ये वाला जो गुण है वो व्यवकलन में काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है कुछ, और लेके देख लो, a की जगह 6 लेके देख लो और b की जगह -2 लेके देख लो, कोई सा भी नंबर ले सकते हो। देखो a का मान तो है 6, सूत्र का माइनस, और b का मान कितना है माइनस का 2, b का मान है माइनस का 2 माइनस a का मान कितना है 6। अब देखो यहाँ 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना 2, और यहाँ देखो ये दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के हो तो उनको जोड़ना है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखना है, ठीक है ना। मैंने जब पहले जोड़ बाकी गुणा भाग के नियम बताए तो उसमें बताए थे ये सब। बताओ माइनस का कितना हो गया 8, ठीक है ना, और यहाँ भी कितना हो गया 8 प्लस का, ठीक है। बताओ दोनों बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 3 पे हम बात करते हैं गुणा के अंतर्गत। गुणा के अंतर्गत, अब वही गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण लगाना है। वही क्या, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ऐसे करना है। a इंटू बी बराबर b इंटू ए।
अब जैसे a का मान 2 ले लिया, b का मान 3 ले लिया, b का मान 3 और a का मान 2, 3 गुनी 6, 2 दिया 6 और 3 गुनी 6, दोनों बराबर है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे a का मान ले लिया मैंने -10 और b का मान ले लिया मैंने 7, ठीक है। a की जगह माइनस का 10 इंटू b की जगह 7, b की जगह 7 इंटू a की जगह माइनस का 10। अब गुणा करो, 10 7 70, माइनस प्लस माइनस, 7 10 70, प्लस माइनस माइनस, दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। मतलब ये वाला गुण यहाँ पर लागू होता है। समझ में आ रहा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो क्या लिखोगे? पूर्णांक गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट बचा भाग। वैसे भाग वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय। आपको जो नोट्स बनाने हैं उसमें पूरा नाम पूरा लिखना है, भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय, ठीक है ना। अब देखो भाग के अंदर वही नियम, a भाजक b बराबर b भाजक a, ठीक है ना। नियम वही रहने वाला है आपके, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सूत्र मतलब अगर भाग है तो भाग वाला साइन लगा दो, प्लस है तो प्लस वाला साइन लगा दो, और बाकी है तो बाकी वाला साइन आप लगा सकते हो, ठीक है। अब भाग के अंदर देखते हैं, a का मान है 4 और b का मान है 2, ठीक है। a की जगह 4 भाजक 2, b की जगह 2 भाजक 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 2 बार, और 2 4 का भाग 2 में, यहाँ देखो 4 का भाग 2 में जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ 0 उतार के पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 तक जाएगा। 4 पंजो 20, 5 बार, कितनी बार भाग जा रहा है? 0.5 बार। बराबर आए क्या? नहीं आए। तो क्या लिखेंगे? पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमय का गुण कहाँ कहाँ लागू होता है? एक तो योग में लागू होता है और एक गुणा में लागू होता है। व्यंकलन और भाग में ये वाला गुण लागू नहीं होता है। तो आपके दूसरा गुण हो गया। उतारो, पहले पढ़ें तीसरा गुण। देखो तीसरा वाला गुण है आपके सहचार्य गुण, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, इसके अंतर्गत पहले देखेंगे योग के अंतर्गत सहचार्य गुण। आपको पूरा लिखना है, योग के अंतर्गत सहचार्य गुण, इसमें लागू होता है या नहीं होता है। अब इसमें देखो एक सूत्र है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहले आपको 2 को अंदर लेना है और 1 को बाहर, मतलब पहले 2 वाले अंदर और 1 बाहर। अब यहाँ पहला वाला बाहर और लास्ट वाले 2 अंदर, मतलब ऐसे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला गुण लागू होता है या नहीं होता है। मान लीजिए a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान 3 है। रखो a का मान 1, b का मान 2, ठीक है, प्लस c का मान 3, a का मान 1 प्लस b का मान 2 प्लस c का मान 3। सबसे पहले हम कोष्टक को गोल करते हैं। काय गोल करते हैं? कोष्टक करो, 1 में 2 जुड़ा तो 3 प्लस 3, 1 प्लस 2 और 3 कितना हो गया? 5, 3 और 3 कितना हो गया? 6, 1 और 5 कितना हो गया? 6। दोनों साइड क्या आ रही है आपके? बराबर आ रही है। दोनों साइड अगर बराबर आई तो ये वाला गुण यहाँ पर लागू होता है। एक उदाहरण और लेके देखते हैं। मान लो a का मान ले लिया -2, b का मान ले लिया 4 और c का मान ले लिया -3, ठीक है। अब रखो यहाँ पर, बताओ a का मान कितना? -2, ठीक है, प्लस b का मान कितना? 4 प्लस c का मान कितना? -3, ठीक है ना, बराबर a का मान -2 प्लस b का मान 4 प्लस c का मान ये -3, ये -3, ठीक है ना। हल करो, पहले कोष्टक देखो, यहाँ 4 पे प्लस का, 2 है माइनस का, 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा प्लस का। अब ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3 बराबर -2। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस, लेकिन 3 माइनस का, तो 4 में से 3 गया तो कितना बच गया? 1। अब देखो यार 3 में से 2 घटाएंगे ना, कितना बचेगा? -1, और यहाँ भी कितना बचेगा? -1। मतलब दोनों साइड क्या आ रही है? बराबर आ रही है। इसका मतलब ये वाला गुण योग के अंतर्गत लागू होता है। क्या लिखोगे?
यहाँ लिखोगे पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या होते हैं? सहचार्य होते हैं। मतलब ये वाला गुण सहचार्य गुण यहाँ पर योग के अंतर्गत क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा व्यंकलन के अंतर्गत। व्यंकलन के अंतर्गत मतलब यहाँ पर ये नियम लागू होता है या नहीं होता है? व्यंकलन में बाकी करना है। देखो यहाँ प्लस की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का, मतलब a माइनस बी और माइनस सी। एक बार और लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है ना। अब मान लिया a का मान है a, b का मान है 2 और c का मान है 3, वही मान लो आप। ठीक है ना। अब a की जगह 1 लिखो, ये 1, माइनस b की जगह 2 लिखो और माइनस c की जगह 3 लिखो। a की जगह 1 माइनस b की जगह 2 माइनस c की जगह 3। अब इनको करें, पहले कोष्ठक होगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे ना, कितना बचेगा? 1। किसका बचेगा? माइनस का। माइनस का कितना? 3 बराबर 1 माइनस, देखो 2 में से 3 घटाया, 1 बचेगा किसका? माइनस का। ठीक है, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, देखो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके दोनों माइनस के ना, माइनस का 4। 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा। ठीक है ना। तो माइनस का 4 और बराबर कितना आया? 2। दोनों बराबर आए क्या? नहीं। इसका मतलब ये वाला गुण यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? पूर्णांक व्यंकलन के अंतर्गत संवृत्त, व्यंकलन के अंतर्गत सहचार्य नहीं होते हैं। मतलब ये वाला गुण यहाँ पर लागू नहीं होता है। समझ में आते? लिख लोगे, क्या लाइन लिखोगे? पूर्णांक व्यंकलन के अंतर्गत सहचार्य नहीं होते हैं, मतलब ये वाला गुण यहाँ पर लागू नहीं होता है। अगला है गुणा के लिए। ठीक है, अब गुणा में भी वही नियम, ये वाला इसकी जगह किसका चिन्ह आ जाएगा? गुणा का। मतलब एक बार तो a इंटू बी कोष्टक में और c बाहर, और एक बार a बाहर और b इंटू सी कोष्टक में। अब वही a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3 ले लो। 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर भी 1 इंटू 2 इंटू 3। पहले कोष्टक को गुणा करेंगे, 2 एकम 2 इंटू 3, 1 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो देखो यहाँ गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला गुण यहाँ पर लागू होता है। एक और उदाहरण लेके देख लो। मान लो a का मान है माइनस का 2, b का मान है 3 और c का मान है आपके 1 ले लो। ठीक है, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, तो रखो मान a का मान माइनस 2 इंटू b का मान 3 इंटू c का मान 1 बराबर a का मान माइनस का 2 इंटू b का मान 3 इंटू c का मान 1। पहले कोष्टक 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस इंटू 1, माइनस का 2 इंटू 3 एकम 3, कितना आ गया? माइनस का 6 और 3 दूनी ये भी माइनस का 6। दोनों साइड क्या आ रही है? बराबर आ रही है। इसका मतलब पूर्णांक गुणा के अंतर्गत क्या होते हैं? सहचार्य होते हैं, मतलब ये वाला नियम यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, अब अगला है आपके भाग के अंतर्गत सहचार्य गुणधर्म। वैसे ज्यादा भाग वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे प्लस का चिन्ह आ रहा था, माइनस का चिन्ह आ रहा था, गुणा चिन्ह आ रहा था, किसका चिन्ह आ जाएगा? भाग का। मतलब a भाजक b एक बार अंदर और भाजक c बाहर, a भाजक बाहर और b भाजक c अंदर। ठीक है, a का मान ले लो 4, b का मान ले लो 2, c का मान ले लो आप a का मान 4, b का मान 2 और c का मान ले लो आप, a का मान 8 ले लो, b का मान 2 ले लो और c का मान b का मान 4 ले लो और c का मान 2 ले लो। नंबर कोई सा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर नंबर जो ताकि भाग थोड़ा आसानी से चला जाए। ठीक है ना। देखो 8 में भाग देंगे किसका? 2 4 का। ठीक
है। फिर भाग देंगे किसका, 2 का, 8 भाजक 4 भाजक 2, ठीक है। 4 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, भाजक कितना 2, 8 भाजक, देखो 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग इसमें 1 बार, 2 का भाग इसमें 4 बार, दोनों बराबर है क्या, नहीं आ रहा। मतलब क्या लिखोगे, पूर्णांक, आप और उदाहरण लगा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्या नहीं है, सहचार्य नहीं है। तो ये वाला नियम कहाँ लागू हुआ, एक तो योग में लागू हुआ, ठीक है, और एक कहाँ लागू हुआ, गुणा में लागू हुआ, यानी कि ये वाला गुण व्यंकलन और भाग में लागू नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम चौथा गुण। देखो लास्ट है आपके वितरण गुण। अब वितरण गुण में आपके 2 ही दे रखे हैं केवल। पहला तो दे रखा है आपके योग पर वितरण, योग पर गुणन, गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण करना है आपको, ठीक है ना। ये आपके 6th क्लास में भी थे, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें एक सूत्र है, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, बराबर होना चाहिए a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ठीक है। हम a b c का मान लेंगे और अगर वो मान दोनों तरफ से बराबर आया तो ये वाला गुण यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है आपके, मतलब सत्य हो जाएगा ये वाला, बात वही है, a को b से गुणा किया तो a इंटू बी हो गया, a को c से गुणा किया तो b इंटू क्या हो, यहाँ a इंटू सी आएगा, a को b से गुणा किया तो a इंटू बी हो गया, a को c से गुणा किया तो क्या हो गया, a इंटू सी हो गया। मतलब हम a b और c का मान लेंगे और वहाँ पर जो मान है उनका जो आंसर है वो हम लेकर आएंगे, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। कैसे, जैसे मैंने a का मान ले लिया 1, b का मान ले लिया 2 और c का मान ले लिया 3, ठीक है। a का मान 1 इंटू b का मान 2 प्लस c का मान 3, a का मान 1 इंटू b का मान 2 प्लस a का मान 1 इंटू c का मान 3। हल करो इनको, a का तो भाई 1 देखो पहले कोष्टक होता है इंटू 2 3 कितना हो गया 5, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 5 एकम 5 और इधर भी कितना 3 और 2 कितना आया 5 आया। मतलब गुणन पर वितरण के लिए ये वाला नियम क्या है, सत्य है। मतलब ये दोनों जो आपने जो बताया, सूत्र बताया, वो क्या है, सत्य साबित होता है। किस पर, योग पर वितरण। चाहे जो भी मान ले लो, सिर्फ a का मान ले लिया मैंने 10, b का मान ले लिया मैंने 2 और c का मान ले लिया मैंने 6, ठीक है। ये वाला रख के देखते हैं, a का मान 10 इंटू b का मान 2 प्लस c का मान 6, a का मान 10 इंटू b का मान 2 प्लस a का मान 10 इंटू b का मान 6। हल करना इनको, 10 का तो 10, 2 और 6 कितना हो गया 8, 10 दूनी 20 और 10 6 60, ठीक है। 8 को 10 से गुणा किया तो 80, 20 में 60 जोड़ा तो भी 80। मतलब ये वाला कथन यहाँ पर क्या है, सत्य है। मतलब ये वाला नियम आप योग पर वितरण में लगा सकते हो। अब जो दूसरा है वो है आपके व्यंकलन पर गुणन का वितरण। व्यवकलन पर गुणन का वितरण, इसके लिए भी सत्य है या नहीं है ये हम देखेंगे व्यंकलन पर, ठीक है। अब व्यंकलन में जैसे यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो नियम वही रहेगा a इंटू बी माइनस सी, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ कोई भी नंबर ले लो, जैसे कोई ले लो, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3, ठीक है। a का मान 1 इंटू b का मान 2 माइनस c का मान 3, a का मान 1 इंटू b का मान 2 माइनस a का मान 1 इंटू c का मान 3। 1 इंटू, देखो 2 में से 3 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का 1, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3। अब देखो बेटा 1 को अगर मैं -1 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, -1 ही आता है।
प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब यहाँ देखो 2 में से 3 गया कितना आता है? माइनस का 1 आता है। मतलब ये वाला नियम यहाँ पर क्या है? सत्य है। तो ये था आपके योग पर वितरण। इसके अलावा कुछ 2 पॉइंट और है आपके। एक तो है योज्य तत्सम और दूसरा है योज्य प्रतिलोम। एक तो है योज्य तत्सम, एक तो क्या है आपके योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। अब देखो योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक यदि आप 0 को किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्णांक में जोड़ते हो तो आपको हमेशा वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे मैंने -8 में 0 को जोड़ा तो प्राप्त कितना होगा? -8। या मैंने 7 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा? 7। तो मैंने 0 को 10 में जोड़ा तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। मतलब 0 को यानी कि शून्य को किसी भी पूर्णांक में जोड़ने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि जो शून्य है, जो ये वाला 0 है, वो क्या है? पूर्णांकों का योज्य तत्समक है। क्या है बेटा? शून्य क्या है? पूर्णांकों का योज्य तत्समक कहलाता है। इसके अलावा योज्य गुणात्मक तत्समक दूसरा क्या होता है? दूसरा है आपके गुणात्मक तत्समक। अब देखो गुणात्मक तत्समक, एक जो है ना, एक उसको किसी भी पूर्णांक से गुणा करो वही आएगा। 7 को 1 से गुणा करने पर 7, 8 को 1 से गुणा करने पर 8, -9 को 1 से गुणा करने पर -9। यानी कि 1 को किसी भी पूर्णांक से गुणा करो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसका मतलब 1 क्या है? जो 1 है वो है आपके गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। ठीक है। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको कंप्लीट बता ही दिया था। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।